गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज हम बी ए फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स कोड 101 है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं। कोई इग्नू से कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई इक्डोल से कर रहा है। उन सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। और इसके साथ साथ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि वेरियस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इग्नू के जो नोट्स थे वहाँ से मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपका जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको लास्ट तक देखिए और आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जहाँ पे किसी कारणवश कोई टीचर नहीं है या जो घर बैठे भी ये कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी आने वाले समय में इस तरह की वीडियो लाने के लिए। तो 1 बाय 1 फैक्ट के साथ मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आता है आपको जब हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो वो है आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर हमें निर्माण करना है तो इसका जो उद्देश्य है हमारा, दो तरह के सोर्सेज हमारे पास रहते हैं। एक आपका है लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, इसमें अलग अलग सोर्सेज आपके रहते हैं। पुरातात्विक स्रोत है, इसमें आपके साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग सोर्सेज रहते हैं, जैसे ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आपके हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया गया है ये वैदिक साहित्य हो गया। अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक साहित्य इसमें आपका कौटिल्य का शास्त्र हो गया। ठीक है, संगम साहित्य है, जीवन वृत्तांत है, कविता है, नाटक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ है, ये धार्मिक साहित्य हो गया। फिर आपके पुरातात्विक संबंधी स्रोत हो गए। तो इसका जो एम है आपका, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के स्रोत, इसके बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोतों के उपयोग से जुड़ी समस्याएं क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत क्या है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ और एक इतिहासकार के लिए उनकी क्या उपयोगिता है, और भारतीय संदर्भ में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत से अधिक विश्वसनीय क्यों है, और प्राचीन भारत में ऐतिहासिक चेतना और भारतीय में ऐतिहासिक भावना का कमी थी क्या, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण एक गंभीर समस्या रही है। ठीक है, तो इसकी जो मेन जो कारण है उसमें ऐतिहासिक सामग्री जो है उसका अभाव रहा है। केवल ऋग्वैदिक काल से पहले की अगर हम बात करें, प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फेज क्या है। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री मतलब वैदिक काल से पहले, जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके लिए हमारे पास जो है जो अलग अलग जो नगर थे उनकी जो खुदाई हुई, उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमने जो है वो हिस्ट्री का निर्माण किया बिफोर ऋग्वैदिक पीरियड। उसके आफ्टर ऋग्वैदिक पीरियड जो है हमारे पास मनुष्य जो लिखना उसने स्टार्ट कर दिया और उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा जा सका, हमने एंट्री किया हिस्टोरिकल फेज में। प्रोटो हिस्ट्री आपका फेज आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें मनुष्य लिखना तो जान गया लेकिन उसकी जो लिखी गई स्क्रिप्ट थी उसको हम पढ़ नहीं सके। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे पास आती है, लेकिन उसके बाद भी इतिहासकार जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो इतिहास का निर्माण करता है, क्योंकि इतिहास एक कहानी की तरह नहीं लिखा जाता है, वो एक फैक्ट, साक्ष्य के आधार पर लिखा जाता है। आज की डेट में हम बात करें तो टुडे वी हैव मैनी साइंटिफिक टेक्निक्स हमारे पास है, वैज्ञानिक तकनीकों का इसमें यूज़ किया जाता है इतिहास के निर्माण के लिए, जिसमें लेटेस्ट रेडियो कार्बन 14 है। ठीक है, उसमें जो प्राचीन काल की जो चीज़ें मिलती है, खुदाई से आर्टिफैक्ट मिलते हैं, उसको सत्यापित करना, उसके बारे में जानना कि ये वास्तव में कब की है, कितने साल पुरानी है, उसके लिए हम रेडियो कार्बन 14 की जो है वो मदद लेते हैं। और हाल ही में बहुत से मिथक जो है उसको प्रमाणित करने में मदद मिली है। फॉर एग्जाम्पल द्वारका का नाम हम महाभारत में वर्णित किया गया, उसका सुनते थे नाम, लेकिन हाल ही के वर्षों में जो पानी के नीचे डूबे हुए अवशेष मिले हैं, जिसमें पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये
अनुमान लगाया कि ये अवशेष जो है वो एक प्राचीन नगर द्वारका की तरह प्रतीत होते हैं, जिसका कि महाभारत में वर्णन है। अभी 1 साल पहले या आई थिंक उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में खुदाई हुई, जिसमें कि पुरातात्विक स्थल मिला सिन्नौली, वहाँ पे एक रथ की खोज की गई। टीवी में भी इसको दिखाया था। महाभारत काल से इसका जो संबंध जोड़ा गया। तो इसमें बहुत सारे स्रोत जो है वो मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसको प्रमाणित करके वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित जो है वो किया जाता है। ठीक है, और स्रोत जो है वो इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट सोर्सेज जो है वो हिस्टोरियन कुछ नहीं कर सकता, इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें उसकी इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज, उसकी पड़ताल, उसका विश्लेषण करता रहता है, उस पर पुनर्विचार करके जो है अतीत के बारे में जानने की कोशिश जो है वो करता रहता है। ठीक है, ताकि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके और जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके सामने एक रियल पिक्चर जो है वो पेश की जा सके। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक इतिहासकार और एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में। तो इसमें प्राचीन काल में भारतीय में ऐतिहासिक रुचि का अभाव था। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन हेरोडोटस और दूसरे जो इतिहासकार थे उनके तरह एक इतिहास लिखने की कोशिश नहीं की। इसके बारे में अल्बेरूनी के द्वारा कहा गया कि जब हिंदुओं को जो है 11वीं सेंचुरी में आया कि ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे, वे तथ्यों का क्रम एवं तिथि के अनुसार वर्णन करने में बहुत लापरवाह थे, और जब उन्हें कोई सूचना देने के लिए विवश किया जाता था और उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहें, तो वो प्राय जो है कथा कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते थे। अल्बेरूनी जो है वो ऐसा कहते हैं। इसके साथ साथ हिंदुओं की धर्म और दर्शन में अधिक रुचि थी। भारत में जाति प्रथा थी, क्योंकि जो मेनली जो लिखने और पढ़ने का काम था वो ब्राह्मणों का था, और वो ब्राह्मण लोग जो थे वो क्षत्रियों को अधिक महत्व नहीं देना चाहते थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उसको इग्नोर किया। प्राचीन भारत में एकता का अभाव था, राजनीतिक एकता नहीं थी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। इसलिए हमने पूरे के पूरे भारत का अगर इतिहास जानना है तो हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, तो नॉर्दर्न इंडिया की हिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी। कश्मीर के बारे में जानना है तो कश्मीर का इतिहास अलग से पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल के बारे में जानना है तो हिमाचल का इतिहास अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्राचीन काल में भारतीयों का इतिहास के संबंध में अलग अलग जो है वो दृष्टिकोण उसमें रहा है। इसके साथ साथ जो डिसाइफरिंग ऑफ स्क्रिप्ट, जो प्राचीन स्क्रिप्ट मिली है उसको नहीं पढ़ा जा सका है। और इसके साथ साथ आपका प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का नष्ट हो जाना, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेडर इंडिया में आए, फॉर एग्जांपल आपका बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो बहुत सारा लिटरेचर था बुद्धिज्म से रिलेटेड उसको नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ विभिन्न संबंधों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ठीक से अनुमान लगाना, अलग अलग इरा उसमें यूज़ किए गए, उसका अलग से अनुमान लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है बहुत बार। तो इन कठिनाइयों को पार करते हुए जो है फिर भी इतिहासकार काफ़ी सूझबूझ के साथ जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों का यूज़ करता है और उसको जो है एक ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश जो है वो करता है। ठीक है, तो इसमें चाहे प्राचीन काल के बारे में लिखना है, मध्यकाल के बारे में लिखना है या आधुनिक काल के बारे में लिखना है, इसके लिए पुरातात्विक साक्ष्य जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लिखित अभिलेख एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और इसमें आपका 3 फेज, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इसके ऊपर वीडियो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको आप जरूर देखिए ताकि आपकी एक समझ बन सके कि हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल है या अर्ध ऐतिहासिक काल है या ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 तरह के सोर्सेज आपके रहते हैं, एक आपका प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। जब आप रिसर्च में जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। तो प्राइमरी सोर्सेज जो डायरेक्टली यूज, जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि पब्लिश नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके इंस्क्रिप्शन है, लिखित ऐसे कोई दस्तावेज है जो कि ताड़पत्रों के ऊपर लिखे गए थे। प्राचीन काल में ताड़पत्रों के ऊपर लिखा जाता था। जो पांडुलिपियां हैं, खंबे हैं, चट्टानों के ऊपर लिखा गया, तांबे की तश्तरी है, मृदभांड है, इस तरह के जो शिलालेख है वो प्राथमिक स्रोत में आते हैं, मतलब कि जो पब्लिश नहीं हुआ है कहीं, डायरेक्टली उसको यूज़ किया। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसी किताबें, ऐसे लिखित डॉक्यूमेंट जो है जो कहीं पे शोधकर्ताओं के द्वारा जो है वो पहले रिसर्च किया, पहले जो प्राथमिक स्रोत से उसने जानकारी हासिल की, फिर उसको जो पब्लिश किया। इस तरह के सोर्सेज जो है फिर उससे हमने हेल्प ली, उसको सेकेंडरी सोर्सेज में जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च करता हूँ किसी पीरियड के बारे में और मैं हेल्प लेता हूँ किसी बुक से, A.L. वॉशम की बुक है वंडर दैट वाज इंडिया, वहाँ से अगर मैं हेल्प लेता हूँ तो वो पब्लिश डॉक्यूमेंट है। ठीक है,
तो वो सेकेंडरी सोर्सेज में आपका आएगा। तो पांडुलिपि और शिलालेख प्राथमिक स्रोत है, और जो प्रकाशित सामग्री होगी वो आपकी सेकेंडरी सोर्सेज होगा। तो ये आपकी बुक में हो सकता है नहीं हो, बीए की जो बुक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो है, क्योंकि बुक ही में आप उसके ऊपर ही नहीं चलना है, आपने अपना भी उसमें कुछ डालना है। इसके बाद आपका फर्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो इसमें आपका प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें हम जल्दी से चलते हैं कि प्राचीन ग्रंथ क्या है। उसमें आपका वैदिक साहित्य आता है। प्राचीन काल के बारे में बात करें तो वैदिक साहित्य जो है उसमें मेन जानकारी हमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में मिलती है। तो वेद संस्कृत के मूल शब्द जो है वो विद से बना है, जिसका अर्थ होता है जानने के लिए। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ये मौखिक साहित्य में लिया जाता है। इसको श्रुति कहा गया। श्रुति मीन्स सुनना, ठीक है। वेदों को श्रुति कहा गया, मतलब इसके जो वेदों में लिखे गए जो शब्द है वो डायरेक्टली ब्रह्मा के द्वारा कहे गए, ऋषि मुनियों ने सुने और उनको बाद में इसको कंपोज किया। तो श्रुति साहित्य था ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मौखिक रूप से ऑरली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा। और फाइनली जब आर्यन सेटल हो गए सिंधु, आपका जो सप्त सिंधु प्रदेश था उसके आसपास, फिर उन्होंने ये सोचा कि ये ज्ञान कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए इन्होंने इसको संस्कृत में कंपोज कर दिया, ठीक है। कंपोज कर दिया वेदों के रूप में। और पहले ये ऑरली ट्रांसफर होता था आपका, जैसे आप कथा कहानी सुनते थे उस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता रहा, ठीक है। तो इसमें मेनली आपका उसकी ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती है। तो वेदों में हम बात करें, बहुत सारे आपके आर्य लोग थे, उनके आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके जो कबीले थे अलग अलग, प्रत्येक जो जन थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनकी सभा और समिति किस तरह की थी, राजनीतिक जीवन किस तरह था, उसके बारे में भी हमें जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें संहिता या संग्रह इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद संहिता मतलब वेद जो है, जो कि ऋक मतलब गीतों का ज्ञान, ठीक है। ऋक जो शब्द है, ऋग्वेद में मेनली जो मंत्र दिए गए हैं, जो आपके देवता थे उनकी स्तुति में मंत्र दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मंत्र जो 1028 श्लोक है, मतलब सूक्त है, और 10 मंडलों में ये डिवाइड है, जिसमें दूसरा और 7वां मंडल जो है वो प्राथमिक मंडल है, मतलब इसको ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 1, 8, 9 और 10 जो है वो बाद में इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें वे प्रथाएं सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक मंत्र जो है, जो इंद्र जो महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल का, उसके लिए समर्पित किए गए हैं। तो आपकी उसमें इस बुक में हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अथर्ववेद संहिता, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ऋग्वेद को होता कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा मतलब एक निरीक्षक था, पूरे के पूरे जो वैदिक यज्ञ होते थे, जो रिचुअल्स होते थे उनके निरीक्षक के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है। तो इसमें औषधियों का वर्णन किया गया है। जब हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है 20 पुस्तकों में कई विषयों को समाहित किया गया है, जिसमें से 7 मुख्य रूप से कविताएं हैं, मंत्र और छंदों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बीमारियों और विभिन्न बीमारियां जो है उसके उपचार के बारे में बताया गया है। कृषि व्यवस्था के बारे में इसको बताया गया है, और इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आप जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों के बारे में भी बात करता है अथर्ववेद। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके बाद अब ये लिख तो दिया, अब सामवेद आया कि ये जो मंत्र लिखे गए ऋग्वेद में उनको किस तरह से गाना है। तो आप देखते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उस मंत्रों को लय में गाते हैं, एक रिदम में गाते हैं। तो उसको कहाँ पे लिखा गया, सामवेद संहिता में लिखा गया, ठीक है। कि किस तरह से समन मतलब ज्ञान मतलब धुनों में किस तरह से गाना है। तो ये प्राचीन संगीत के ग्रंथ के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके जो अधिकतर मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए, सिर्फ 75 मंत्र जो है वो नए इसमें डाले गए हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से है, ठीक है। तो इसको उद्गाता कहा गया, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सामवेद जो है। इसके बाद आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो रिचुअल करने हैं उनको कैसे करेंगे हम, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कि जो यज्ञ करने हैं उसकी
जो वेदी बनेगी उसमें उसकी मेजरमेंट क्या होगी, उसको किस तरह से किया जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। और ये ऐसा वेद है जो प्रोज और पोइट्री में, गद्य और पद्य में लिखा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको जो है वो अथर्वणीय कहा गया है। तो ये जो वैदिक साहित्य है इसके साथ साथ जो है आपको इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है आगे। इसके बाद आपके 6 वेदांग है जिसमें शिक्षा है, कल्प है, कल्प मतलब अनुष्ठान है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद मतलब मैट्रिक्स है, और ज्योतिष है, ठीक है। तो वेदांग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी मैं डिटेल से यहाँ पे बात नहीं करूँगा, टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है आपके। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? वेदों के सरल व्याख्या करने के लिए, ताकि साधारण लोग भी वेदों को समझ सके, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद आरण्यका और उपनिषद, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋषि मुनि जो होते थे, उनके जो शिष्य होते थे वो जंगलों में रहकर लिखते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आरण्यका लिखे। आरण्यका मतलब आरण्यक मतलब वन में लिखे गए ग्रंथ, तो जो उनके शिष्य होते थे उनके द्वारा इसको लिखा गया। इसके बाद आपका उपनिषद आता है। उपनिषद काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में है आपके हिंदू धर्म के। इसमें काफ़ी फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम कहें तो इसमें की गई है, ठीक है। फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा इसमें की गई है उपनिषद में। उपनिषद का जो साधारण अर्थ है वो है आओ समीप बैठो। उपनिषद मतलब निकट बैठना, बैठ जाना, इससे ये जुड़ा हुआ है। और इसमें हिंदू धर्म की रहस्यमयी जो है वो व्याख्या की गई है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमारे उपनिषद में आती है, ठीक है। इसमें जो वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो प्राचीन काल में भारत ने दुनिया को एक परिवार की तरह माना, तो ये महा उपनिषद से लिया गया है, ठीक। वसुधा का मतलब है पृथ्वी, एवं वास्तव का अर्थ है एम का अर्थ है वास्तव, और कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। तो ये भारतीयों की देन है विश्व को, वसुदेव कुटुंबकम की। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये वहाँ से लिया गया है। और गांधी का जो समग्र विकास की दृष्टि से जीवन के सभी रूपों के लिए सम्मान और अहिंसा पर आधारित संघर्ष संकल्प की जो रणनीति थी, इस प्राचीन भारतीय शुक्ति से ली गई है। इसके साथ साथ अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है उसमें 5 औपचारिकताएं होती है, उसको भी यहीं से लिया गया है, जिसमें धूप है, धूप प्रदान करना, दीप है, दीप जलाना, तर्पण है, तिलक लगाना, और फूल अर्पित करना, ये भी यहीं से लिया गया है। और इसके बाद सत्यमेव जयते लिखा होता है आपका, जो अशोका का जो चिन्ह है उसके, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इस नारे के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया 1918 में। सत्यविजित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है व्यापक राष्ट्रीय उपयोग जो है वो इसमें लाया गया है। और हमारा आदर्श वाक्य है ये, इसको घोषित किया गया स्वतंत्रता के अवसर पर, और अशोक चक्र पर अंकित इसको किया जाता है। और भारतीय जो करेंसी है उसके फ्रंट पे भी ये रहता है। इसके बाद आपका जो है हम बात करते हैं सूत्र ग्रंथ की। उसमें श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है। श्रौत सूत्र में बलिदानों का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहासकारों के लिए। इसमें फैमिली लाइफ के बारे में बताया गया है, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, उसके क्या क्या रिचुअल्स थे उसके बारे में बताया गया है, मैरिज सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें उपनिषद की हम बात करें तो जावलो उपनिषद जो है, जिसमें हमारी आश्रम व्यवस्था दी गई है। अलग अलग आश्रम व्यवस्था के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। धर्म सूत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पुरानी कानून की पुस्तकें हैं। इसके बाद आपके स्मृति ग्रंथ है, जिसमें मनु स्मृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कानून से रिलेटेड है। नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इससे भी काफ़ी सारी ऐतिहासिक जानकारी हमारे को जो है वो मिलती है। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अर्थशास्त्र मतलब इसको 15 पुस्तकों में डिवाइड है, तो अलग अलग जो वॉल्यूम है उसमें डिवाइड है। तो अर्थशास्त्र जैसे कि नाम से पता चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं आप इसको समझिए। अर्थशास्त्र मतलब ये मौर्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है कि राजा के नियम क्या होने चाहिए, राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए,
जो आपके राजा के सहयोगी है, जो मंत्री है, उसको किस तरह के कार्य निभाने चाहिए, करने चाहिए। इसके बाद आपका महाकाव्य काल आता है, महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य में आपका जो है रामायण और महाभारत मेन महत्वपूर्ण है, जो कि हमें जानकारी देते हैं उस समय के बारे में। ठीक है, तो रामायण और महाभारत आप जानते हैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, और महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। इसके बाद आपके पुराण है, तो पुराण जो है 18 पुराण मेनली आपके हैं, जिसमें आपका काफी महत्वपूर्ण है अनुष्ठान, पूजा, ब्रह्मांड विज्ञान, ज्योतिष, पौराणिक कथाएं, वंशावली, कानून, राजनीति, शिक्षा प्रणाली, कराधान सिद्धांत, युद्ध और सेना संगठन, युद्ध मार्शल आर्ट, कूटनीति, स्थानीय कानून, सार्वजनिक परियोजनाएं के निर्माण, जल वितरण के तरीके, पेड़ और पौधे, चिकित्सा, डिजाइन और वास्तुकला, रत्न विज्ञान, व्याकरण, छंद, कविता, खाद्य और कृषि अनुष्ठान, भूगोल और मिथिला, बिहार से संबंधित जो पड़ोसी राज्य है उनके जिक्र इसमें किया गया है। तो 5 शाखाओं में इनको बांटा गया है पुराणों को, जिसमें सर्ग है, विश्व का निर्माण, प्रतिसर्ग है, ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण है, मनवंतर है, विभिन्न मानवों का काल जैसे मनु काल आ गया, वंश है, देवताओं के अलग अलग वंश, और वंशानुरचित शाही राजवंशों का वृत्तांत इसमें दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण पुराण जो है वो ऐतिहासिक सामग्री के रूप में हमारे साथ जो है वो है। ठीक है, तो बहुत सारे पुराणों में जो भौगोलिक जानकारी हमारे को मिलती है, बहुत सारे पुराण जो है उसमें वंशावली दी गई है राजाओं की, तो ये एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमारे साथ है। इसके बाद आपका संगम साहित्य है, जो कि अलग अलग संगम हुए, पहला और अंतिम संगम मुदेर में हुआ, दूसरा कपातपुरम में हुआ। तो इसमें जो साहित्य लिखा गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें काफ़ी वर्षों तक ये चलते रहे, जिसमें 3 मेन ग्रंथ लिखे गए, मणिमखेल था, शिल्पाधिकारिम था, और आपका जीवक चिंतामणि था। तो ये दक्षिण भारत के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण, चोल चेर पांड्यास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को देता है। इसके बाद जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो अलग अलग टाइम में जो लोग हुए, नाटककार हुए, जिन्होंने इनको लिखा, जिसमें अशिव घोष का नाम आता है, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौदारानंद इसके द्वारा लिखा गया। भाष्य एक नाटककार थे, उन्होंने पंचरात्र, दत्तवाक्य, वालचरित और स्वप्न वास्तता इनके द्वारा लिखा गया। संस्कृत के बहुत बड़े लेखक हुए कालिदासा गुप्ता पीरियड में, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम जैसे काव्य की रचना इनके द्वारा जो है वो की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है हमारे शुंग, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, और गुप्त काल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमारे को जो है वो देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नवरत्नों में से एक थे ये कालिदास जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड के। इसके साथ साथ ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक, जिसमें विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के द्वारा किस तरह से जो है नंद वंश को हटाकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बारे में जानकारी देता है। इसके साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम है, उनका एक और नाटक है विशाखादत्त का, जो कि गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। इसके साथ साथ विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो भी काफ़ी सारी जानकारी हमारे को देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करें विभिन्न राजाओं के दरबार में, जो उनके दरबारी कवि रहे, उन्होंने भी राजाओं के बारे में उनको संरक्षण दिया, उन्होंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी है। जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित है, ये हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें देता है। इसके साथ साथ आपका विल्हण का विक्रमादित्य चरित है, ठीक है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के बारे में ये जानकारी हमें देता है। इसके बाद आपका जो है वाक्यपति राज ने कन्नौज के यशोवर्धन के कारनामों पर आधारित गौड़वाह लिखा। ठीक है, तो गौड़वाह किसकी पुस्तक है? वाक्यपति राज की है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लेखक हुए, जिसमें जय सिंह का कुमार पाल चरित है, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित या दिव्य श्रेय काव्य है, नचंद्र का हमीर काव्य है, पद्मगुप्त का नभ सांक चरित है, बल्लाल का भोज प्रबंध है, और चंद्रबरदेई का पृथ्वीराज रासो है। तो ये सारे के सारे जो है इनको ऐतिहासिक
या अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि हमें काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी है, कश्मीर के इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कल्हण की राजतरंगिणी जो है एक विशुद्ध ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि कश्मीर की हिस्ट्री जो है एक जो हिस्टोरिकल सेंस जो है इतिहास किस तरह से लिखा जाना चाहिए उस तरह से इसको जो है वो लिखा गया है, जो कि कश्मीर के बारे में जानकारी हमें देता है। ठीक है, तो इसको अगर हमें पूछे कि पहला जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है प्राचीन भारत का, वो आपका कल्हण की राजतरंगिणी का नाम इसमें आता है। इसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसमें कि बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो त्रिपिटक मेन आपके रहते हैं, जो कि पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो पाली भाषा में सुत्त पिटक है, विनय है और अभिधम पिटक है। तो सुत्त पिटक में क्या दिया गया, जो बुद्ध ने अपने जीवन में जो प्रवचन दिए थे उनको बाद में उनकी मृत्यु के बाद जो है वो उनको कंपोज किया गया, उनके प्रवचनों को उनके शिष्यों के द्वारा, ताकि आने वाले जनरेशन को जानकारी मिल सके। विनय पिटक में आपका जो है ये विनय पिटक आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो है बुद्ध के जो आपके भिक्षु रहते थे बौद्ध मठों में, उनके लिए नियम इसमें बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में जो है इसकी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन की गई है, इतना सा जानना आपको इसमें ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका मिलिंद पन्हो है, मिलिंद और राजा ग्रीक राजा जो मिलिंद था और बौद्ध भिक्षु नागसेन जो था उसके बीच में जो डायलॉग हुआ। इसके साथ साथ महावंश और दीपवंश है, जो कि श्रीलंका से हमें प्राप्त हुए, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके साथ साथ आपके जो है जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली अंग है, उपांग है, प्रकीर्णित है, छेद सूत्र है और मूल सूत्र है। तो ये जो जैन साहित्य है इसमें भी काफ़ी सारी जानकारी हमें जो है वो प्राचीन काल के बारे में या उस वक्त के समाज के बारे में हमें मिलती है। तो ये हो गया आपका लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने बात की आपका धार्मिक साहित्य के साथ साथ ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य की भी हमने बात की। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी हेल्पफुल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग कंपटीशन जो एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो इसका टॉपिक बचता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।